दी जाती है टिटनस। टिटेनस, देखो टिटनस को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनस क्या है? टिटनस एक कम्युनिकेबल डिजीज है जिसको लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। इतना समझ में आ गया? अब सवाल ये उठता है यहां पे कि साहब टिटनस होता क्यों है, क्या कारण है टिटनस होने का? तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है आपका, वो होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्या होता है? टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी या सी टिटेनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं, ये बहुत ही सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है। क्या होती है? सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। अब ये जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी होता है ना, ये आपके सॉइल के अंदर पाया जाता है सबसे ज्यादा। कहां पाया जाता है? सॉइल, यानी कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड वुंड होते हैं उनके अंदर भी ये प्रेजेंट रहता है। आपकी सॉइल के अंदर जितने भी टाइप के इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स जो दसे हुए रहते हैं, स्पेशली लोहे वाले, ये उनके सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट रह सकता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कंटामिनेशन के सोर्सेज हैं, जहां पे सोइल का भी पार्ट है, इन्वॉल्वमेंट है, या एनवायरमेंटल कॉन्टेक्ट में वो ऑब्जेक्ट है, उन सब पर्टिकुलर सरफेसेस के ऊपर आपका क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी पाया जाता है, ठीक है। अब इस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया का एक टॉक्सिन होता है। क्या होता है? टॉक्सिन। और उस टॉक्सिन का नाम क्या होता है? टिटेनोस्पाज्मिन। क्या नाम होता है? टिटेनोस्पाज्मिन। ये पर्टिकुलर टॉक्सिन आपके टिटनस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया के अंदर ये टॉक्सिन पाया जाता है। कौन सा? टिटेनोस्पाज्मिन। और ये टिटेनोस्पाज्मिन ही आपके टिटनस या लॉकजो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो डिजीज या पैथोजेनिसिटी डेवलप करता है वो कौन करता है? टिटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन। अंडरस्टूड? टिटेनोस्पाज्मिन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 एरिया होते हैं मेजरली, जिनको ये आपका टिटेनोस्पाज्मिन अफेक्ट करता है। अब वो 4 एरिया कौन कौन से होते हैं? तो होता है मोटर एंड प्लेट इन स्केलेटल सिस्टम। मोटर एंड प्लेट इन स्केलेटल सिस्टम। आपका जो बॉडी का स्केलेटन है, स्केलेटल जो बोन्स वगैरह होती है, मसल्स वगैरह है, उनकी एक प्लेट होती है मोटर एंड प्लेट, जो आपके ब्रेन से सिग्नल लेने और देने का काम करती है। अब जो मोटर पार्ट होता है ना किसी भी पर्टिकुलर न्यूरॉन का, वो आपकी बॉडी के जो भी मैसेज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो ब्रेन तक पहुंचाता है। मोटर पार्ट, देखो नर्व जो न्यूरॉन होते हैं ना, उनके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेंसरी पार्ट, एक होता है मोटर पार्ट। तो जितने भी जो नर्व के मोटर पार्ट्स होते हैं या मोटर जो आपका रेस्पॉन्स होता है, वो ब्रेन तक क्या लेके जाता है? सिग्नल लेके जाता है कि दिक्कत क्या हो रही है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड। कहां लेके जाता है? ब्रेन तक, ठीक है। ब्रेन इन सिग्नल को रीड करता है और इनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करके वापस ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन जो शेयर करता है ना, वो सेंसरी आपके पार्ट होता है नर्व का, उस सेंसरी पार्ट के द्वारा वापस इन पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके स्केलेटल मसल के अंदर कोई दिक्कत वगैरह होगी, तो उसके लिए वहां पे जो नर्व प्रेजेंट है, उस नर्व का जो मोटर पार्ट है, वो अफेक्टेड करता है आपका टिटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन, ठीक है। उसको पहुंचने नहीं देगा, या उसके जो भी फंक्शनिंग है उसको क्या कर देगा? डिसफंक्शन कर देगा। तो एक तो इस पार्ट को अफेक्ट करता है आपका ये क्या? टिटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन।
चार हिस्से को अफेक्ट करता है बॉडी के। दूसरा इसके अंदर बताया गया आपके कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको भी अफेक्ट करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु जो है ना अपने, ये जो बैकबोन जो होती है, बैक अपनी जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं अपन, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट कर रहा है मतलब एक प्रकार से पूरी बॉडी को ही अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जितने भी नर्व्स न्यूरॉन्स हैं सारों के लिए पाथवे जो होता है ना कॉमन, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड ही होती है, समझ गए। इसके अलावा जो ये अफेक्ट करता है सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ ब्रेन, उसको भी ये अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ ब्रेन, या आप कह सकते हो सिंपैथेटिक सिस्टम। अब देखो आपके दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र काम करते हैं ब्रेन के अंदर, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। दोनों अलग अलग फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे मेडिसिन में तो आपको अच्छे से बताया जाएगा इसके बारे में। अभी इतना समझ लो कि आपका टिटेनोस्पाज्म टॉक्सिन सिंपैथेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा ब्रेन के कुछ पार्ट को भी ये अफेक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो टिटेनोस्पाज्म टॉक्सिन है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया का, वो बॉडी के चार हिस्सों अलग अलग हिस्सों को अफेक्ट करता है, ठीक है। और इन चार हिस्सों के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उनको ये डिस्टर्ब करवाता है, जिसकी वजह से कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, पर्टिकुलर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब देखो इसका जो मेजर काम होता है ना, मतलब डिस्टर्बेंस का, वो यही होता है कि आपके ये न्यूरॉन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन लेके जा रही है ना और वापस लेके आ रही है, उस पूरे पाथवे को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और उसकी वजह से स्पाज्म डेवलप होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है इनवॉलेंटरी टाइप का, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और जो होता है ना वो बिल्कुल क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कि मसल्स वगैरह, इसी वजह से, इस टॉक्सिन की वजह से। यानी कि जो जबड़े होते हैं ना वो बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, खुलेंगे नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी मसल्स वगैरह। इरेगुलर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लॉक जो हो जाते हैं, इसलिए इस डिजीज को लॉक जो डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है। और कारण क्या होता है, ये टिटेनो जो स्पाज्मिन टॉक्सिन होता है आपका, ये रेस्पॉन्सिबल होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया का। अंडरस्टूड? ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट आता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो देखो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आपके फ्यू डेज से लेके मंथ तक चल सकता है, अगर अपन बात करें जनरली तो। और आइडियली जो होता है ना वो 6 to 14 डेज होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। कितना होता है? 6 to 14 डेज, ये आइडियल एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है आपके टिटेनस का। और वैसे नॉर्मली अपन देखें तो ये फ्यू मंथ्स तक भी कंटिन्यू रह सकता है, एक दिन से लेकर। तो देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि मसल्स की रिजिडिटी हो जाती है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और इस इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल्स के अंदर पेन देखने को मिल सकता है, इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा, पेशेंट जो है ना वो ज्यादा लाइट के अंदर नॉर्मल रह ही नहीं पाता, यानी कि उसको बिल्कुल कूल, काम और डिम लाइट एनवायरनमेंट चाहिए होता है उसके सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए। जैसे किसी भी प्रकार की लाइट, उजाले के अंदर या लाइट के अंदर जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं, मतलब बढ़ते हैं। जैसे लोग जो बढ़ जाएगा, पेन बढ़ जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो पेशेंट को इससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, बिल्कुल कम लाइट वाले कमरे में जहां पे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जैसे नॉइस वगैरह है, लाइट वगैरह है, वो बिल्कुल नहीं, शांत एनवायरमेंट के अंदर पेशेंट को अपन प्लेस करते हैं ताकि सिम्टम्स उसके ट्रिगर नहीं। अंडरस्टूड?
दूसरा इसके अंदर जो स्पाज्म होता है मैस्टिकेटरी मसल्स का, वो देखने को मिलता है। स्पाज्म ऑफ मैस्टिकेटरी मसल्स। अब मैस्टिकेटरी मसल्स आपके जो चबाने के अंदर मसल्स काम में आते हैं ना, उसको बोला जाता है। जिसके अंदर जैसे आपके मसल्स होते हैं ट्रिस्मस मसल, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ोगे आप मसल्स वगैरह। टोटल मसल्स कितनी होती है रजनी? 639 मसल होती है आपकी बॉडी के अंदर टोटल। उसके अंदर एक मसल होती है ट्रिस्मस, जो मैस्टिकेटरी मसल है, और मेनली इस मसल का स्पाज्म देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो लॉक जो है वो लॉक हो जाता है। समझ गए? उसके स्पाज्म की वजह से। इस मतलब ये पर्टिकुलर जो डिजीज है, इरिटेबिलिटी है, रेस्टलेसनेस है, वो भी प्रोड्यूस करती है। ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से, ठीक है। इसके अलावा बैक मसल होती है, उनके भी कॉन्ट्रैक्शन और स्पाज्म देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से जो नेक की रिजिडिटी है वो अराइज होती है, ठीक है। यानी कि गर्दन की रोटेशन जो है, नॉर्मल मूवमेंट है, वो कम हो जाती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन। अंडरस्टूड? अब है ट्रीटमेंट ऑफ टिटेनस। और ट्रीटमेंट के लिए जो अपन सबसे ज्यादा काम में लेते हैं वो कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो देखो, किसी को भी चोट लग जाए ना, चोट लगने के बाद में अपन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने को टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, जिसको टीटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और वैसे भी जो टीटी है वो किसी भी चोट के लिए अपने को हमेशा लगवाना चाहिए एज ए प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि मिट्टी या जो भी ऑब्जेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में है, एक जो डर्टी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, चोट लगने पे उसकी सरफेस के ऊपर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, ये अपने को मान के ही चलना है। और जैसे ही वो रहेगा तो घाव के साथ में अंदर चला जाएगा, और एक बार ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाएगा और अपना जो काम है वो करना स्टार्ट कर देगा। और अगर मान लीजिए लापरवाही कर दी तो ना तो अपन पेशेंट को बचा पाएंगे, ठीक है, और ना ही उस पर्टिकुलर कंडीशन को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए जब भी चोट लगे कहीं पर भी तो अपने को टीटी लगाना चाहिए। और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस अपने आईसीएमआर की भी यही है, डब्ल्यूएचओ की भी यही है, अपने इंडियन मेडिसिन की भी यही है कि जब भी अपन कोई भी स्किन की इंटेक्टनेस जहां पे खत्म हो रही है, चाहे आप सर्जरी कर रहे हो तब वो पर्टिकुलर कट लगा रहे हो या चोट लग रही है तब कट लग रहा है, सब कंडीशन के अंदर अपने को टीटी लगाना ही लगाना है। इसीलिए बिफोर सर्जरी जो अपने एएसटी करते हैं तब भी अपन क्या लगाते हैं? टिटेनस टॉक्साइड लगाते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। समझ गए? और दूसरा, जब भी कोई भी स्किन कट होती है या इंटेक्टनेस वहां पे हटती है तो अपने को जो भी वुंड वगैरह है उस वुंड को अच्छे से क्लीन करना है सोप एंड वाटर की सहायता से इमीडिएटली, ताकि वहां की मिट्टी वगैरह सॉइल वगैरह वो हट सके और बैक्टीरिया वहां से वाश आउट होके बाहर निकल सके, ठीक है। इसके अलावा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कि जैसे ही आपके मान लीजिए चोट लग गई है और आपको पूरा डाउट है कि टीटी हो सकता है, तो अपन अब बैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग अपन स्टार्ट करते हैं। और इस बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग सबसे ज्यादा काम करती है ना, वो है आपकी पेनिसिलिन। हाईली इफेक्टिव ड्रग या ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट टिटेनस के अंदर जो ड्रग है वो आपकी पेनिसिलिन है। अगर मान लीजिए पेनिसिलिन से किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेंसिटिविटी नहीं है या उसको इफेक्ट नहीं है, तो इसके तौर पर अपन अल्टरनेटिव जो ड्रग काम में लेते हैं वो है इरिथ्रोमाइसिन। और ये विद इन 6 आवर ऑफ
इंजरी अपने को स्टार्ट करनी है। ठीक है, समझ गए। पेनिसिलिन के अंदर भी जो अपन ड्रग काम में लेते हैं होती है आपकी बेंजाथीन पेनिसिलिन। और अगर इसके अल्टरनेट के तौर पर अपने को काम में लेनी पड़ रही है दूसरी एंटीबायोटिक, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो है आपकी इरिथ्रोमाइसिन। विद इन 6 आवर्स अपन आईवी ये ड्रग देंगे, हाई डोजेस देंगे इनकी, ताकि ये बैक्टीरिया को किल कर सके और उसकी प्रोग्रेस को रोक सके। ठीक है, विद इन 72 हार्स अपने को टीटी लगा देना चाहिए, 72 घंटे के अंदर अंदर। जो पेशेंट होता है उसको मैं बता ही चुका हूं कि लाइट से और जो एनवायरनमेंट की स्टिमुलाई है उनसे ट्रिगर होते हैं उसके सिम्टम। तो पेशेंट को अपन बिल्कुल डिम लाइट वाले रूम में या डार्क जो रूम है, बिल्कुल जहाँ पे अंधेरा वगैरह है, बहुत कम लाइट है, वहां पे रखेंगे। शांत एनवायरनमेंट में अपन रखेंगे। ठीक है, नॉइस वगैरह वगैरह आसपास में नहीं होनी चाहिए, ताकि पेशेंट क्या है अपने आप को बिल्कुल रिलीफ महसूस करे। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपन। तो देखो, प्रिवेंशन के लिए तो अपन लगाते हैं टिटनेस टॉक्साइड, जो अपने पास में पर्टिकुलर वैक्सीन अवेलेबल है टीटी, वो अपन जैसे प्रेग्नेंट मदर होती है उसको भी अपन टिटनेस प्रोफाइलैक्सिस लगाते हैं। और फर्स्ट डोज सेकंड डोज के बीच में अंतराल होता है आपके 1 मंथ का, 1 महीने में दोनों डोज अपन कंप्लीट कर देते हैं। बूस्टर डोज इसकी जो लगती है वो आफ्टर 1 ईयर लगती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्रोफाइलैक्सिस, होने से पहले अपन प्रिवेंट कर दिया अपन। नेक्स्ट इसके अंदर आपके जो प्रिवेंशन आता है उसके अंदर दोनों प्रकार के अपन एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक्टिव तो मैं आपको बता चुका हूं, पैसिव की अपन डिस्कस कर लेते हैं। प्रिवेंशन में क्या करेंगे अपन, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन के द्वारा इसका प्रिवेंशन करते हैं। और एक्टिव के अंदर अपन क्या करेंगे, टीटी डोज देंगे। टीटी डोज की फर्स्ट डोज अपन जब देंगे, जब भी देंगे उसके 1 महीने बाद में, 30 डेज बाद में अपन सेकंड डोज लगा देंगे। ठीक है, और बूस्टर डोज कब लगेगी, 1 साल बाद। बूस्टर डोज आफ्टर 1 ईयर। ये तो हो गया आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब अगर मान लीजिए पैसिव इम्यूनाइजेशन देना है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ये तो पता है ना, एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या मतलब होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब होता है, पता है। ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन का ये मतलब होता है, आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जब आएगा सब्जेक्ट उसके अंदर बताएंगे, वैसे मैं बता देता हूं सुपरफिशियली आपको। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर आपकी खुद की बॉडी को तैयार किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। इसलिए बहुत कम अमाउंट के अंदर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वीरुलेंस अपन ऑलरेडी खत्म कर चुके होते हैं, जिसको बोलते हैं अटेन्यूएटेड। वो वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब जैसे वो बॉडी में जाएगा ना, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। ठीक है, यानी कि खुद आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है उसमें। अब एंटीबॉडी तो होते हैं जो आपके ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, तो जिसका भी अपने को कोई भी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बनाना होता है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, वही सेम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बहुत कम अमाउंट में और उसकी वीरुलेंस खत्म करके, मतलब उसको अटेन्यूएटेड बना के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि वो बीमारी भी प्रोड्यूस नहीं करे और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए बॉडी के अंदर। इसी को बोलते हैं अपन एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इसलिए बोलेंगे बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है इसमें। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होता है आपके पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर अपन रेडीमेड बने हुए एंटीबॉडी बॉडी के अंदर क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं और इमीडिएटली किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से पेशेंट को अपन बचाने का काम करते हैं। इसके अंदर डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर क्या किए जाते हैं, एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। समझ गए। और इसके अंदर जो पैसिव इम्यूनाइजेशन अपन प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए अपन जो ह्यूमन टिटेनस हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि TIG, जो आपके पैसिव इम्यूनाइजेशन है, पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर जो अपन एंटीबॉडी काम में लेते हैं वो कौन से लेते हैं, TIG, ह्यूमन टिटेनस हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन। समझ गए ना, ह्यूमन टिटेनस
हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन, TIG। ये टेम्पररी प्रोटेक्शन है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक पेसिव इम्यूनाइजेशन काम नहीं करता है। पेसिव इम्यूनिटी बहुत शॉर्ट टाइम की होती है, वो उसी टाइम काम होती है जब वो उसकी जरूरत होती है, उसके बाद में लॉन्ग टाइम तक वो बॉडी में अवेलेबल नहीं रहती। जबकि एक्टिव क्या रहती है, ज्यादा लंबे समय तक, यानी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो सीरम अपन काम ले रहे हैं, ह्यूमन का सीरम ले रहे हैं, जिसके अंदर एंटीबॉडी यानी कि आपका इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है, और वो कौन से होते हैं, TIG। ठीक है, इसके अलावा एंटी टिटेनस सीरम भी अपन प्रोवाइड करते हैं पेसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर, जिसको ATS के नाम से जाना जाता है, एंटी टिटेनस सीरम।